अपना खुद का मकान बनाने के लिए जाता है तो उसे ये पता नहीं होता है कि घर किस तरह से बनाया जाता है, यानी कि घर बनाने का स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होता है। अब हालांकि घर बनवाने के बाद उसे इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के बारे में पता चल जाता है, पर यही चीज अगर हमें शुरुआती वक्त में पता चलती है तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आपके घर का काम जो है वो क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो सकता है, जल्दी कंप्लीट हो सकता है और घर बनाने की जो लागत है उसमें भी बचत हो सकती है। तो जो लोग अपना मकान बनवाने जा रहे हैं या फिर जो लोग अपना मकान बनवा रहे हैं वो ये वीडियो जरूर देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप घर किस तरह से बनाया जाता है और कौन से स्टेप में आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि आपके घर का काम अच्छे क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो। ये वीडियो अगर आप टाइम लेके पूरा देख लेते हो तो इसका फायदा यह होगा कि जो आगे चल के लोगों को घर बनाते समय तकलीफें होती है, जो नुकसान होता है, पैसा ज्यादा जाता है और खराब क्वालिटी का काम होता है, तो वैसी तकलीफों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम टोटल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। इसी वजह से हम ऐसा मान के चलेंगे कि आप जहां पर घर बनवाने वाले हो वो प्लॉट ऑलरेडी आपने परचेस कर लिया है या फिर आप अपने खुद के प्लॉट के ऊपर घर बनवाने जा रहे हो। साथ में निर्माण कार्य के लिए जो परमिशंस लगती है वो आपने ले ली है। तो अब यहाँ पर पहला स्टेप आ जाता है जहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से टाइप का घर बनवाना है। जनरली दो टाइप से लोग घर बनवाते हैं, पहला जो कि है लोड बेरिंग टाइप स्ट्रक्चर और दूसरा जो कि है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। इनमें से जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है उसमें कॉलम बीम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपके पूरे स्लैब का जो लोड है आपके दीवारों के ऊपर होता है। ज्यादातर पुराने घरों के लिए लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता था और ये इतना अच्छा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी नहीं है, इसी वजह से आजकल इसका ज्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जो दूसरा टाइप है जो कि है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, तो आजकल सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपने देखा होगा कि कॉलम और बीम का इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में आपके स्लैब का जो लोड है वो आपके कॉलम उठाते हैं। इस टाइप के जो घर होते हैं वो अच्छे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होते हैं। इसी वजह से आजकल बड़ी बिल्डिंग हो या फिर छोटे घर हो वहां पर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आपके घर को बनवाने के लिए आप आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की तरफ जा सकते हो। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वहां पर आप ये डिसाइड करते हो कि आपको घर किस तरह से बनवाना है। उसके लिए आप अपने इंजीनियर से या फिर आर्किटेक्ट के पास से प्लान बनवा लेते हो। आपके जरूरत के हिसाब से आपको प्लान बनवा लेना है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से रूम का साइज कितना चाहिए। जब भी आप घर बनवाते हो तो आपको प्लान बनवाना काफी जरूरी होता है। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। साथ में आपको घर बनाने के लिए कितना खर्च आएगा ये डिपेंड होता है आपके घर के प्लान के ऊपर। जब आपके घर का प्लान कंप्लीट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जो कि है कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना। अब जनरली मार्केट में दो टाइप से काम दिया जाता है। पहला टाइप होता है जो कि है विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर, जिसमें कि आप अपने पूरे घर का काम इस एक कॉन्ट्रैक्टर को देते हो और वो आपके घर का लेबर हो या फिर मटेरियल हो, इन सभी चीजों को देखने का काम करते हैं। यानी कि ताला लगा के चाबी आपके हाथ में देने का काम ये कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। आपको सिर्फ पैसे, इलेक्ट्रिसिटी और पानी, इन तीनों चीजों को प्रोवाइड करना है, बाकी वो कॉन्ट्रैक्टर सभी चीजें देख लेते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टर आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज लेते हैं। जनरली 1500 रुपए से लेके 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर आपसे चार्ज ले सकते हैं, जिसमें कि वो आपके घर का पूरा काम कंप्लीट करके देते हैं। इसमें आप अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक एग्रीमेंट बनाते हो और जैसे जैसे घर का काम कंप्लीट होता है उस स्टेप के हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हो। उसके बाद दूसरा टाइप होता है जहां पर लोग अपने आप से ही मटेरियल, बाकी चीजें प्रोवाइड करते हैं और सिर्फ लेबर के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं। तो यहाँ पर मटेरियल की जिम्मेदारी आपकी होती है और लेबर की जिम्मेदारी आपके लेबर कॉन्ट्रैक्टर की होती है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को काम देने वाले हो तो वहां पर आपको एग्रीमेंट करके लेना चाहिए और एग्रीमेंट के हिसाब से आपको काम करवा के लेना है और उसी हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप उस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना है। और अगर आपने लेबर कॉन्ट्रैक्टर को अपने घर का काम दिया है तो उसके पास से भी एक कागज के ऊपर लिख लीजिए कि पेमेंट के स्टेप किस तरह से होंगे, ठेकेदार के तरफ कौन सी चीजें होंगी, आपके तरफ कौन सी चीजें होंगी, जिससे कि आपको आगे चल के तकलीफ ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेमेंट किस हिसाब से ठेकेदार लेंगे इसके बारे में भी आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पहचान वाला है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस चीज का पछतावा आपको आगे चल के होगा। इसीलिए पहले ही आप सावधान रहेंगे तो इससे आपका जरूर फायदा होगा। और जब कभी आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल करने वाले हो तो सिर्फ रेट मत देखिए, आप उसके काम की क्वालिटी देखिए, तब जाकर उसे अपने घर का काम दीजिए। क्योंकि शुरुआती वक्त में लोग पैसे बचाने के चक्कर में किसी सस्ते ठेकेदार को अपने घर का काम देते हैं और आगे चल के उनका काम तो खराब होता है और उनके पैसों का भी नुकसान होता है। अब जब आप अपने घर का काम शुरू करने वाले हो तो आप कौन से कॉन्ट्रैक्टर को काम देना पसंद करोगे, विथ मटेरियल वाले कॉन्ट्रैक्टर को या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर को? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अब अगला स्टेप आ जाता है जहां पर आपका प्लॉट है उसे आप सही तरीके से क्लीन कर लेते हो, सपाट कर लेते हो। उसके बाद में आपका जो ड्राइंग है उसके हिसाब से आपको लेआउट
लेआउट कर लेना है, जहां पर आप अपने सेंटर लाइन प्लान के हिसाब से फुटिंग की मार्किंग देते हो, जहां पर आपके फुटिंग के गड्ढे आने वाले हैं। अब आपकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, उसके बाद आपको एक्सकेवेशन शुरू करना है। अब एक्सकेवेशन के लिए आपके सामने पहला ऑप्शन आ जाता है जो कि है जेसीबी, और दूसरा ऑप्शन होता है जो कि है मैनुअल। अब भले ही हम जेसीबी का इस्तेमाल कर लेते हैं, पर जब उन गड्ढों को क्लियर करने की बात आती है तो हमें लेबर की आवश्यकता होती है, जिससे कि आपकी जो फुटिंग है वो प्रॉपर तरीके से वहां पर रेस्ट हो सके। अब अगर हम गड्ढे की गहराई की बात करते हैं तो जहां पर हार्श टाटा होता है वहां पर फुटिंग को रेस्ट किया जाता है। अब रेगुलरली आपको 4 से लेकर 5 फीट से कम गहराई गड्ढे की बिल्कुल भी नहीं लेनी है। कुछ जगह पर ठेकेदार आपसे कहते हैं कि 2-3 फीट ले लीजिए, उसमें काम हो जाएगा, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके लिए और भी एक आसान काम आप कर सकते हो। आपके घर के आसपास जो कोई भी पहले घर बने हुए हैं उनकी गड्ढों की गहराई कितनी है, ये अगर आप जान लेते हो तो आपको एक अंदाजा आ जाता है कि आपको आपके घर के लिए गड्ढों की गहराई कितनी लेनी है। जब आपका एक्सकेवेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद बारी आती है पीसीसी की, जिससे कि आपको एक लेवल सरफेस मिलता है आपके घर के फुटिंग्स के लिए। अब आप जो फुटिंग के लिए पीसीसी करने वाले हो, उससे पहले आपको सोलिंग कर लेनी चाहिए, और सोलिंग के लिए आप पत्थरों का इस्तेमाल कर सकते हो। सोलिंग के बाद बारी आती है पीसीसी की। अब पीसीसी जब भी आप करते हैं तो आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि आपकी पीसीसी जो है वो 6 इंच थिक होनी चाहिए, यानी कि उसकी मोटाई 6 इंच तक होनी चाहिए, और उसका जो प्रोपोर्शन है 1:3:6 आप ले सकते हो, या फिर आप M20 ग्रेड का भी कंक्रीट इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और जब भी आप पीसीसी करते हो तो खास करके इस चीज की तरफ ध्यान दीजिए कि एक लेवल में आपकी पीसीसी होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर बेंड है या फिर एक साइड में स्लोप दिया है, ऐसा नहीं करना है। आपको एक समान लेवल में आपकी जो है पीसीसी होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जब फुटिंग आएगी तो आपका जो फुटिंग का लोड होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जब आपकी पीसीसी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वापस से आपको सेंटर लाइन की मदद से कॉलम की जो पोजीशन है उसे मार्क कर लेना है, जिससे कि आपका कॉलम एग्जैक्ट सेंटर लाइन में खड़ा हो सके। और जब कॉलम को एग्जैक्ट सेंटर लाइन के ऊपर फिक्स किया जाता है तो आपको उसका प्लम बॉब जरूर चेक कर लेना है। और कॉलम के लिए आपको मिनिमम 12 mm के सरिये का इस्तेमाल करना है। जनरली जो कॉलम होते हैं उनके लिए 4 सरिये या फिर 6 सरिये, यहाँ तक कि 8 सरिये को भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर कॉलम बड़ा है तो इससे भी ज्यादा सरिये हो सकते हैं। और कॉलम के लिए आप जो स्टीरअप्स इस्तेमाल करोगे उसके लिए आप 8 mm के सरिये का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि ये जो फुटिंग मेश है इसके लिए आपको कितने mm के स्टील का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए आप जो है 10 mm से लेके 12 mm के स्टील का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि फुटिंग मेश के लिए आपको 10 mm से कम का सरिया बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और जो फुटिंग मेश के 2 बार है उन दोनों के बीच में 6 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए, जिसे कि हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कहते हैं। और जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह के यल आपको जरूर प्रोवाइड करने हैं आपके फुटिंग मेश को। और एक गलती देखी जाती है जहां पर लोग कवर के लिए ईंटों का या फिर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप कंक्रीट वर्क करने वाले हैं तो आपको इस तरह के कवर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह के लकड़ी या फिर ईंटों का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये बहुत ही गलत हो जाता है। और जो आपके कॉलम के बार आते हैं उनका भी जो यल प्रोवाइड किया जाता है तो उसका साइज मिनिमम 12 इंच तक होना चाहिए, यानी कि 1 फीट से कम इसे नहीं देना है। अब अगर हम बात करते हैं जो आपकी फुटिंग होगी उसके लिए कौन से ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करना चाहिए, तो मिनिमम आपको M20 ग्रेड का कंक्रीट जो है फुटिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ज्यादा करेंगे तो भी अच्छी बात होती है, पर मिनिमम को M20 ग्रेड का कंक्रीट जो है फुटिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये जो M20 है इसका प्रोपोर्शन होता है 1:1.5:3, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट इज सैंड एंड 3 पार्ट एग्रीगेट, यानी कि गिट्टी। इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। कंक्रीट में ज्यादा पानी मिक्स करने की गलती न करें। वैसे तो M20 ग्रेड के लिए 28 से लेकर 32 लीटर तक पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, पर साइट पर काम आसान होने के लिए लोग कंक्रीट में ज्यादा पानी मिक्स कर देते हैं, जिससे कि कंक्रीट की मजबूती कम हो सकती है। और जब भी आपकी फुटिंग का कंक्रीट चलता है, ऐसे वक्त में आप अगर वाइब्रेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फुटिंग के जो कंक्रीट होगा वो अच्छे से कॉम्पैक्ट हो पाएगा, जो एयर वॉइड्स होंगे वो अच्छे से रिड्यूस हो पाएंगे, तो इससे आपके कंक्रीट की जो ताकत होगी वो बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और आप जब भी कंक्रीट करोगे तो उसे आपको कम से कम 10 से लेकर 12 दिन तक पानी जरूर देना है। अब जब हमारी फुटिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद बारी आती है पेडिस्टल की। अब ये जो पेडिस्टल है इसे बनाते समय भी आपको M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करना है। अब फुटिंग के साथ आपको इस पेडिस्टल की भी क्यूरिंग करनी है, जिससे कि आपके पेडिस्टल, फुटिंग और पीसीसी इन तीनों चीजों को आराम के साथ पानी मिल सके। और जब आप सॉइल फिलिंग कर लोगे उसके बाद आपको उन गड्ढों के अंदर अच्छे से पानी भर देना है। इसके 2 फायदे होंगे। पहली चीज, आपके फुटिंग को अच्छे से क्यूरिंग हो पाएगी, आपकी जो मिट्टी है उसमें अच्छे से कॉम्पैक्शन हो पाएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप आ जाता है जो कि है प्लिंथ बीम। तो जब आपकी प्लिंथ बीम की हाइट डिसाइड हो जाती है, जैसे कि 1.5 फीट, 2 फीट या फिर 3 फीट, तो उसके नीचे आपको पहले ब्रिक वर्क कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जाकर आपका जो प्लिंथ बीम है उसे कास्ट करना है। बहुत सारे लोग
प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क नहीं करते हैं, डायरेक्ट प्लिंथ के अंदर सॉइल फिलिंग करते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि नीचे से मिट्टी अगर धंस जाती है तो इससे आपकी फर्श भी बैठ सकती है। और जो आपके प्लिंथ बीम का स्टील डिजाइन होगा उसी हिसाब से आपको सरिये को बांधना है। जनरली बॉटम में 12 के बार का इस्तेमाल किया जाता है, टॉप में 10 के बार और जो रिंग होती है उनके लिए 8 mm का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जब बीम को फिक्स किया जाता है उसके बाद बारी आती है शटरिंग वर्क की। तो शटरिंग वर्क करते समय आपको यह ध्यान में रखना है कि लाइन लेवल में आपका शटरिंग वर्क होना चाहिए, बीम का प्रॉपर साइज भी आपको मिलना चाहिए। और एक बात ध्यान में रखिए कि आपके प्लिंथ बीम का जो शटरिंग वर्क है उसके लिए आपको ईंटों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ईंटों की वजह से फिनिशिंग खराब आती है। शटरिंग वर्क करते समय आपको हमेशा प्लाई का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि अच्छी फिनिशिंग मिलती है।